किसी भी पेशेंट को हम ये नहीं कहते कि आप ऑक्सीजन अरेंज कीजिए, किसी पेशेंट को हम ये नहीं कहते कि तो आप दवाई लाइए। सरकार की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से सभी दवाइयाँ, सभी सुविधाएं जो हम दे रहे हैं। कंपोनेंट ऑटोमोबाइल, आपकी कार के लिए एक ऐसा नाम जो आपकी कार को आधुनिक रूप से रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग और सर्विस दे। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि मिरर के एक और लाइव वीडियो में। और हमारे साथ इस समय है राजेंद्र कुमार अग्निहोत्री जी, चीफ मेडिकल ऑफिसर हमीरपुर। और इनसे हम जानेंगे उन सवालों के बारे में जो आपके मन में बार बार कौंध रहे थे। ऐसे सवाल भी जानेंगे जिनसे लोग डर रहे थे, और ऐसी चीजें भी जानेंगे सुविधाएं क्या आपके लिए, यदि ये जो महामारी है ये आसपास फैली भी हुई है तो उससे बचने के लिए सुविधाएं क्या क्या है, क्या कर रहा है प्रशासन और क्या क्या है तैयारियां, और इन तैयारियों में किस किसने दिया सहयोग, सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। और इसमें हम बातचीत कर रहे हैं राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार, और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सर, बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें जनता के मन में कि जो जिला प्रशासन है और जो हमारे यहाँ का हेल्थ सिस्टम है वो कितना की मजबूत है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं चैनलों की तरफ, टीवी देखते हैं तो दिल्ली की एक जो बदहाली है वो नजर आती है, क्योंकि वहीं पे सारे चैनल्स हैं तो वहां की बदहाली नजर आती है हमें। लेकिन हमीरपुर में क्या स्थिति है फिलहाल? हमीरपुर में इस वक्त स्थिति हमारी ठीक है, अच्छी है, इसको बेकाबू नहीं बोल सकते। थोड़ा सा स्ट्रेन होता है हेल्थ सर्विसेज पे, लेकिन हम पूरी तरह सक्षम हैं। और जो भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, चाहे एडमिशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, या दवाइयों के लिए, या होम आइसोलेशन में जो है उनके पूरे ढंग से देख रेख कर रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल कोई किसी प्रकार की हमारे पास कमी नहीं है, ना ही ऑक्सीजन की, ना ही दवाइयों की। जैसे कि अब आम देखते हैं जो दिल्ली का खासकर जैसे आपने जिक्र किया वहाँ देखते हैं तो लोग जैसे ऑक्सीजन की होल्डिंग कर रहे हैं, वहाँ लाइनों में लग रहे हैं। यहाँ आपको कोई भी आदमी ऑक्सीजन लेने के हम किसी को नहीं भेज रहे हैं, हमारी गाड़ी जाती है, ऑक्सीजन लाती है। किसी भी पेशेंट को हम ये नहीं कहते कि आप ऑक्सीजन अरेंज कीजिए, किसी पेशेंट को हम ये नहीं कहते कि तो आप दवाई लाइए। सरकार की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से सभी दवाइयाँ, सभी सुविधाएं जो हम दे रहे हैं, और अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं डे बाई डे। कि हमारे एक्सपेक्ट करें कि अगर हमारे पास और पेशेंट आते हैं इस तरह के, तो उनका रख रखाव, देखभाल किस तरह की है। डिपार्टमेंट के ऊपर स्ट्रेस है, स्टाफ के ऊपर स्ट्रेस है, स्टाफ की कमी है थोड़ी, वो तो मान हर जगह ही है, लेकिन हम उसको मैनेज करने में इस वक्त सक्षम हैं। जी, बात हो रही थी ऑक्सीजन की भी आपने बातचीत की, और पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि जो माननीय सांसद हैं उन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बातचीत की। पहले पीएम केयर में भी ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। इसके अलावा जयराम ठाकुर जी ने अनाउंस किए 6 प्लांट, उसमें 7 प्लांट, उसमें से एक हमीरपुर का प्लांट था। तो ये जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी इतनी ज्यादा, इससे इतनी ज्यादा एक तो जरूरत पड़ी क्यों कोरोना में? पहली बात तो ये जानना चाहूंगा, जो भी आम जनता जानना चाहती है कि ऐसी क्या बात हुई इसकी वजह से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। और दूसरी बात, इस जरूरत को कितना की पूरा कर पा रही है फिलहाल जिला का जो स्वास्थ्य विभाग है, और इसके अलावा जो जिला का जो स्वास्थ्य विभाग है उस जो स्ट्रेन आपके ऊपर पड़ रहा है, आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा स्ट्रेन और पड़ जाता है तो उसको कितना क्या आप कैटर कर पाएंगे, या तब मुसीबत पैदा होगी? ऐसा कुछ तो नहीं है? तो देखिए, ऑक्सीजन की डिमांड इसलिए पड़ती है कि ये जो कोविड बीमारी है इसमें 100 में से लगभग 90 लोग तो माइनर सिम्टम होते हैं या उनको थोड़ी जरूरत होती है, तो उनको तो घर पे रहते हैं वो लोग सारे, तो वो उनको किसी प्रकार की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। 10% जो लोग हैं उनको एडमिशन की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, लगभग 8 से 10%। ऐसे क्या फीचर्स आते हैं कोरोना पेशेंट में जो उसको जरूरत पड़ती है? हाँ, देखिए, जो आदमी महसूस करता है उसमें सांस लेने में तकलीफ करते हैं, लगातार उसको खांसी आती है, कभी चक्कर आता है, कई बार लगातार वोमिटिंग या उल्टियाँ शुरू होती है, नए सिम्टम आए मुझे जो टेस्ट स्मेल लग जाता है या टेस्ट का लॉस हो जाता है, वो भी कई लोगों में हो सकता है। लेकिन जो सांस की तकलीफ होती है इसमें वो उसको महसूस होने लगती है कफ के साथ, और उसकी जांच के लिए हम वो पल्स ऑक्सीमीटर का हम लोगों को इस्तेमाल करने कहते हैं, वो करते हैं। और जब ऑक्सीजन लेवल अगर कम आ जाता है, कितना कम सर? 94% से अगर वो SpO2 कम दिखाता है तो उस आदमी को जरूरत ऑक्सीजन की पड़ती है। उन लोगों के लिए मेरा हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। ऑक्सीजन देने के अलग अलग माध्यम है। ऑक्सीजन चाहे आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से दो, ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर से भी दे सकते हैं, ऑक्सीजन मैनिफोल्ड पाइप से भी दे सकते हैं, जो जैसे आपने जिक्र किया कि 2 आप हमारे जो लग रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट, उसके माध्यम से लगातार ऑक्सीजन चलती है। तो अलग अलग तरीके हैं ये। अभी फिलहाल जो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर से हम दे रहे हैं, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से भी हम ऑक्सीजन लोगों को, पेशेंट्स उनको दे रहे हैं। और जल्दी ही जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, एक तो कमीशन होने वाला है 1-2 दिनों में ही, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 300 लीटर पर मिनट होगी, और इक्वलेंट टू 60 बिग सिलेंडर डी टाइप जिनको सिलेंडर होते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी होगी, और लगभग 30 से 40 बेड को कैटर करेगा।
ये मैंने फोन जो लगा है। जी और जो दूसरा कहा आपने, जो माननीय सांसद जी ने बजवाया था, उसको इंस्टॉल करने की हम कोशिश करें आयुर्वेदा में, जिसकी की कैपेसिटी जो है वो 150 लीटर पर मिनट होगी। जी जी। तो ये जो जब दोनों लग जाएंगे तो हमारे 150 लीटर पर मिनट, तो ये आंकड़ों की बात होगी, पर कितने लोगों के लिए काम आएगी ये आएगी 25 से 30 लोगों को कैटर करता है ये। जी 30 लोगों को। 30 लोगों का जी जी। लगातार 30 लोगों के लिए एक प्लांट लगेगा ये छोटे वाले, बड़े वाले 42 बेड के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा है बड़ा ये मेडिकल कॉलेज में। जी, जी, जी। तो 300 लीटर पर मिनट वाला। जी जी। तो ये 2 प्लांट्स लग रहे हैं। इसके अलावा एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपने बात की, तो वो कितने हैं हमारे पास? वो हमारे पास लगातार आ भी रहे हैं, हम फील्ड से मंगवा रहे हैं। हमारे पीएससी में भी एक रखा हुआ है। जी, जैसे जी, जी। मेडिकल कॉलेज में शुरुआत में जो था हमने 21 रखे थे वहाँ पे, जो जी। पीएम केयर में आए थे। जी जी। उसके अलावा इनके पास जो मेडिकल कॉलेज में अपना स्टॉक्स भी है। हमारे पास हर पीएससी में एक था, जैसे 32 हमारे पीएससी में, वहाँ से भी हम ला रहे हैं क्योंकि यहाँ जरूरत ज़्यादा पड़ रही है। जी जी। तो लगभग 50-60 के करीब तो हमारे पास ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड बेड है। जिन लोगों को कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जी, जी। जिनका लेवल ऑक्सीजन 85 तक है, वो इसी पे रिकवर हो जाती है। और जिनको इससे ज़्यादा पड़ती है, फिर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर से या मैनिफोल्ड से ऑक्सीजन दी जाती है। जी जी। इसी के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो कि एक बड़ा चर्चा का विषय रहता, पहले फेसबुक पे भी और काफ़ी वीडियो भी इसकी आए, कि ऑक्सीजन लेवल को घर पे किस तरह बढ़ाया जाए ताकि डिमांड कम पड़े या एडमिशन का जरूरत कम पड़े। उसमें एम्स के डॉक्टर के साथ भी 3-4 दिन पहले डॉक्टर लेडिया जी से भी यहाँ पे हमारी जी, जी, बीसी जी। थी, उन्होंने भी ये रिकमेंड किया कि वो एक परमानेंटली डॉक्टर है, परमानेंट है वो जी, भी। जी। उसमें उन्होंने कहा था कि जिसको कहते हैं प्रोन पोजीशन, पेट केवल लेटना और जी। उस तरह से सांस लेना, जी। अगर हम वैसा करते हैं तो इसमें ये देखा गया कि 5 से 10% जो है हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है उससे भी करने से। मतलब प्रोन पोजीशन में आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रोन पोजीशन में अगर लेटते हैं, मतलब अगर आप पेट के बल हाँ। लेटते हैं, तो आपका 5 से 10% ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए बढ़ेगा। बट मतलब एक टाइम मिल जाता है आपको। हाँ जी। एक टाइम मिल जाता जी, है, जी। एक दिन वो ऑक्सीजन की जो लॉस होना था बॉडी में, उसकी वजह से नुकसान होना, उसको हम रोक पाते हैं। देखिए, ये तो एक बेहतर फायदा जरूर हुआ सोशल मीडिया का, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। जैसे आपको घर में ही दवाइयाँ बताई जा रही हैं, आपको बताया जा रहा है कि आप नींबू निचोड़ दीजिए, कोई कुछ और बता रहा है, कुछ और संतरा निचोड़ लीजिए। तो क्या नींबू और बाकी चीजें निचोड़ने से कुछ फायदा होगा ना? नहीं, इस तरह का कोई फायदा नहीं। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई दवाई नहीं ले सकता है। जी। सिर्फ पैरासीटामोल की दवाई जो है मरीज बुखार के लिए ले सकता जी, है। जी। यही एक दवाई है जिसको घर पे ले जी, सकते हैं। इसके अलावा एक बात हो रही है, एक होम्योपैथिक ड्रग्स की बात हो रही है। कुछ एक ऐसी होम्योपैथिक ड्रग्स हैं, तो आपको लगता है कि उनसे कुछ कोरोना में फायदा होता है? उनकी लॉन्ग टर्म होम्योपैथी की है या आयुर्वेदिक की दवाइयाँ, उनकी हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनका काम होता है। जी, जी। और उनका लॉन्ग टर्म चाहिए, 1 साल 6 महीने लगातार इन चीज़ों का सेवन करेंगे तब हमारी इम्यूनिटी। ओवरनाइट अगर चाहेंगे आप रिजल्ट तो नहीं दे पाएंगे, उसके लिए हमें एलोपैथिक ड्रग्स का ही यूज उस टाइम करना पड़ता है जिन लोगों को एडमिशन हो। जी जी। घर पे ठीक है सर, आप जिनमें विटामिन सी जिन चीज़ों में है, ये विटामिन डी है, ये जिनमें जिंक है, वो फूड हम खाएं तो ठीक है, वो सप्लीमेंट में खाएं या चाहे डाइट में खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, तो वो तो इम्यूनिटी के लिए चीज़ें हैं। जी जी। अदरवाइज इन चीज़ों का ऐसा कोई रोल नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इमरजेंसी में होम्योपैथिक ड्रग जो है उसको लेता है, तो उससे क्या फायदा होगा आपको लगता है? देखिए, इसका तो बिना सलाह के तो कोई चीज, हम तो एक ही परामर्श देते हैं सबको जी। कि बिना डॉक्टरी, चाहे वो एलोपैथिक जी, है, जी। चाहे आप एलोपैथिक होम्योपैथिक जी, है जी। या आयुर्वेदिक है, जी जी। डॉक्टर की परामर्श के बिना आप कुछ ना लें। जी। जो उस चीज का जानकार है उसी की सलाह के अनुसार जो दवाइयाँ लें। अपने आप दवाइयों का कोई भी सेवन ना करें जी। और ना ऑक्सीजन लगाएं अपने आप। कई लोगों में दिल्ली में खासकर देखा गया था कि लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की होल्डिंग शुरू कर दी थी और ऑक्सीजन अपने आप ही लगाना जी। पड़ेगा। तो ऑक्सीजन लगाने की भी इंडिकेशन है, कब लगाई जाए, कितनी लगाई जाए, कितना लीटर पर मिनट लिया जाए, है ना। ओवरडोज ना उसकी कर दे। अगर बच्चों में खासकर हम ओवरडोज उसकी कर देते हैं तो उसमें तो कई प्रॉब्लम ये एक बड़ा सवाल उठ रहा था, मैं बीच में बात कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे अस्थमा पेशेंट रात को ऑक्सीजन लगा के सो जाते हैं और ऑक्सीजन की अधिकता की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ऑक्सीजन एक्चुअली ऐसा होता है हमारे शरीर में, हम ऑक्सीजन लेते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनती है। जी। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक हमारी एक स्टिमुलस देती है, हमारी जो ब्रेन का हिस्सा होता है, जी। जिसको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बोलते जी। हैं। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल कम हो जाए तो स्टिमुलस खत्म हो जाता है, वो सांस लेने की प्रक्रिया शरीर में वो नहीं आती है। जी। तो उस वजह से वो हमारे नॉर्मल सांस पे नहीं ले पाते हैं। तो उसको करने के लिए इंडिकेशन है ऑक्सीजन की, किस लेवल पे कितनी ऑक्सीजन दी जाए। जी। सेल्फ ऑक्सीजनेशन भी हम नहीं कर पाते, उससे भी खतरा हो सकता है। तो सभी लोगों से ये आग्रह है कि ऑक्सीजन अपने आप ना लगाएं, वो डॉक्टर की परामर्श से, डॉक्टर की देखरेख में ही ऑक्सीजन लगाई जाती है। तो वैसे एक बड़ा ये खतरा रहता है, लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कई लोग ऑक्सीजन लगा रहे हैं। तो मेरा भी और देवभूमि मिरर का सीधे तौर पे कहना है कि आप ऐसा ना करें और किसी प्रकार की आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है।
ये सीएमओ साहब कह रहे हैं। सीएमओ साहब, इसके अलावा जो आपने डीसीसी बनाए हैं, डीसीएससी बनाए हैं, इसके अलावा आपने कोरोना केयर के लिए, कोरोना पेशेंट्स की केयर के लिए कई जगह जो होम आइसोलेशन में नहीं रह पा रहे हैं, उनको जरूरत है आपकी केयर की, उनके लिए आपने सेंटर्स बनाए हैं, आगे भी आप बनाते रहेंगे। तो इनमें पहली बात तो बेड कैपेसिटी कितनी है कुल मिला के पूरे जिले में आपके पास? ऐसा है, जो फिलहाल हमारा आयुर्वेदिक चल रहा है, हॉस्पिटल में चल रहा है डीसीएससी, जी जी। उसमें 100 बेड की है कैपेसिटी। कितने पेशेंट है उसमें 100 बेड में? इस वक्त जो थे हमारे फ्लक्चुएट करता है, लेकिन इस वक्त हम 80 to 90 आ रहा है, 80 से 90 के बीच है। सुबह 83 थे जैसे, उसमें से 50 ऑक्सीजन पे थे और लगभग 30 जो थे हमारे वो रूम एयर पे। जी जी। ऑलमोस्ट ये देखा गया कि 1/3 जो होता है इसमें रूम एयर पे आते हैं, क्योंकि उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है 3 दिन, इसलिए उनको 3 दिन और देखते हैं, फिर घर भेजा जाता है। और 2/3 जो होते हैं वो ऑक्सीजन पे रहते हैं। इसमें कितने लोग सीरियस हैं जो वेंटिलेटर वगैरह पे? वेंटिलेटर पे यहाँ नहीं थे ये लोग, ऑक्सीजन पे। जी जी। ये 50 लोग जो ऑक्सीजन पे लगे। जी। वेंटिलेटर की सुविधा तब शुरू हुई जब नीचे वाला हॉस्पिटल शुरू हुआ। दूसरी बात आपने कही, जो घर में नहीं रह सकते हैं या कोमॉर्बिड हैं, जिनको देखभाल की जरूरत है, वो उसको रखते हैं हम डीसीसी में। डीसीसी सलासी है जी, हमारा डीपीआरओ में, वहाँ पे 40 बेड की कैपेसिटी है जी। वहाँ पे भी लोगों को रखते हैं जो जैसे कोई बूढ़ा है, कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिसको डॉक्टरी जांच की ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है। कितने पेशेंट हैं वहाँ पे? उसमें तो अभी आज की डेट में तो मेरे को ऐसे 4 से 5 रह रहे थे अभी, क्योंकि इसमें कम होते हैं। इसमें वही रखते हैं जिनको घर पे कोई देखने वाला नहीं है या जिनको डर होता है कि कोई बीमारी हो नहीं जाए। इसके अलावा आप एनआईटी में एक सेंटर बना रहे हैं, वो कब तक बन जाएगा? पहले एनआईटी में बना रहे हैं स्टेप डाउन एक डीसीएससी, जी जी, जो कि जैसे मैंने बताया कि जैसे 30 लोग यहाँ पे हमारे आयुर्वेदिक में थोड़े जैसे रूम में पे हैं ना, तो उनको कहीं 30 बेड को रुके हुए हैं। अगर उन 30 बेड को हमें दूसरी सेकेंडरी इसमें शिफ्ट कर दें, 30 बेड और खाली हो जाएंगे यहाँ पे। इस तरह 100 बेड की वहाँ कैपेसिटी बढ़ रही है। उसको हमारा भी टारगेट है कि 1-2 दिनों में ऑपरेशनलाइज कर दिया। और गवर्नमेंट के अभी मैंने देखा ऑर्डर दिया है 6 डॉक्टर, हालांकि वो यहीं के डॉक्टर हैं, 6 लोगों के डॉक्टर के ड्यूटी की ऑर्डर भी कर दी है सरकार ने आज से। तो उसमें 100 बेड और 6 डॉक्टरों की ड्यूटी होगी वहाँ पे। 6 वो होंगे, बाकी हमें आयुर्वेदा या बाकी जो डिपार्टमेंट है वहाँ से लेने पड़ेंगे जी, जो आपके सहयोगी डिपार्टमेंट से लेंगे। जी जी। तो डीसीएससी जो एनआईटी है, वहाँ पे किसने सहयोग किया आपका? ये 100 बेड्स हैं, इनको जो आपको बाकी फीचर की जरूरत पड़ती होगी, चीजों की जरूरत पड़ती होगी, जो डेली यूज की चीजें हैं, उसमें लोगों ने सहयोग किया है। इसमें मुख्यतः पहले नंबर पे जो है मिस्टर आशीष शर्मा है जी, महावीर स्टोर क्रशर्स के हैं। इन्होंने एक तो बेडिंग दिया, गद्दा, पिलो, चद्दर और मैट्रेस जी। इसके अलावा इन्होंने हमें पंप स्प्रे दिया है जी। 50 बेड के लिए इन्होंने हमें जो है सोप है, डस्टबिन है ना, इस तरह की चीजें वो दी हैं। साथ में 50 पल्स ऑक्सीमीटर दिए हैं। इसके अलावा लगभग 20 से 25 हज़ार की इन्होंने मेडिसिन भी दी है। टोटल जो इन्होंने लगभग हमें डोनेट किया है, हमने तो काइंड में लिया, कैश में हमने लिया है, काइंड में ले रहे हैं, तो लगभग 1.5 लाख के करीब जो है इसकी वैल्यू बनती है, जो इन्होंने हमें सामान। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत बात हो रही थी, पहले तो आप बता दें किसने दिया, उसका पूछूंगा मैं कुछ और। हां, पल्स ऑक्सीमीटर तो एक आशीष शर्मा जी ने ये दूसरे नंबर पे जो आए हैं राजेश शर्मा जी, कारी को उन्होंने 50 कीमत दी है और 5 जो है पल्स ऑक्सीमीटर जी। तीसरे जो है हमारे वो वेक्टर फूड सप्लाईज उन्ना के हैं, इन्होंने 60 पेटियां जो है वो कुकीज बिस्किट्स की हमें प्रदान की। तो देखिए 3 लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया, 3 लोग, 3 संस्थाएं हैं। तो आप भी आगे आइए, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसमें पूरे जो हमारी सरकार है इसके साथ आपको खड़ा होना चाहिए, और जो लोग इससे परेशान हैं उसके साथ भी आपको खड़ा होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग भी आए, सहयोग करें जनाब। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर की बातचीत कर रहा था, पल्स ऑक्सीमीटर ज़्यादातर लोग इस समय खरीद रहे हैं, इनकी शॉर्टेज हो गई है मार्केट में पल्स ऑक्सीमीटर की जी। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी जरूरत हो तो पल्स ऑक्सीमीटर लगाना चाहिए घर में? देखिए, एज पर गाइडलाइन के हिसाब से देखें कि जो भी कोविड पेशेंट है हमारे पास, उसके जो होम आइसोलेशन में है उसके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, क्योंकि वही एक तरीका है साइंटिफिक जिससे कि हम माप सकते हैं ऑक्सीजन का लेवल शरीर में। अगर वो बताता है लेवल उसका कितना है और उसको कब रेफर करना, उसी से जान करते हैं। बाकी पेशेंट बताता है मेरे को चक्कर आ रहा है, सांस चढ़ रहा है, दर्द हो रही है, उस पर कोई भी डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पाता है और ना मरीज घर पे डिसाइड कर पाएगा। यही एक साइंटिफिक तरीका है जिसके माध्यम से इसी पेशेंट को ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसको शिफ्ट करना है कि हॉस्पिटल घर में रखना है। तो एक कट ऑफ लाइन जो है हमें उसी से मिलती है कि 94, 93 हो गया अगर उसका SpO2 ऑक्सीजन लेवल, तो उस पेशेंट को हमें शिफ्ट करना है। तो देखिए पल्स ऑक्सीमीटर एक जरूरी चीज़ है, आपको लेनी चाहिए साथ में, लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन जो है उसकी आप ऐसा ना सोचें कि घर में ले लें, क्योंकि ऑक्सीजन आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है, और कोई भी मेडिकेशन पैरासिटामोल के अलावा ना लें। जनाब ये तो बात हुई कोरोना की, और कोरोना में ही सारी जो खबरें हैं आजकल कोरोना की चल रही हैं,
लेकिन इसके बाद एक और बड़ा फैक्टर कि आपके हॉस्पिटल्स में पहले सारे मरीज जो थे वो कोरोना के अलावा मरीज थे, तो बाकी बीमारियों क्या हो रहा है आजकल? देखिए, बाकी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं वो तो चले हुए हैं, जैसे बच्चों का टीकाकरण का कार्यक्रम है, टीबी का कार्यक्रम है ना, और सारी जो आपके और बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वो तो कार्यक्रम चले हुए तो हैं। सारे डॉक्टर्स तो आपने कोरोना के उसमें लगा देते हैं। ओपीडी बंद नहीं की है। जी, जी। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में उसको टाइमली देखा जाए और जी। दवाई वो है दी जाए, क्योंकि ये अगर इन बीमारियों का हम इलाज नहीं करेंगे जी। तो वैसे मृत्यु दर जो अगर कोरोना से नहीं तो उन बीमारियों का मृत्यु दर उससे भी बढ़ सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस तो एक ऐसी बीमारी है, उसको बिल्कुल केयर में रखना पड़ता है। तो कितने पेशेंट है फिलहाल? इस वक्त लगभग 228 पेशेंट जो है हमारे जी, जी। ठीक है, और इसकी हमें दवाइयाँ जो रेगुलर इसका ये हमारा प्रोग्राम अच्छा चला हुआ, इसका रिव्यू हमने किया था, मैंने आते ही दूसरे दिन जी, जी। प्रोग्राम का। जी। तो टीवी प्रोग्राम में जिला हमीरपुर पहले भी पूरे भारत में जो था दूसरे स्थान पे रहा था हमीरपुर जिला, तो उसमें हमारा प्रोग्राम अच्छा चला हुआ, कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छा हो। जी, डायबिटीज की बात करें, सबसे ज्यादा इसमें डायबिटीज के मरीज परेशान हैं, उनके रेगुलर चेकअप नहीं हो रहा और चेकअप कराने के लिए जाने से डर भी रहे हैं कोरोना की वजह से, तो उस पे क्या करेगा प्रशासन? इसमें ऐसा है कि जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट जी। डिजीज है, ये एक ऐसी बीमारी है कि लगभग पूरी उम्र जो है दवाइयाँ खानी पड़ती जी, जी। है, और अगर इनका दवाइयों का सेवन हम छोड़ते हैं तो गंभीर परिमाण से हो सकते हैं। जी। तो क्योंकि ये लोग काफ़ी एज होते हैं जिनमें खासकर बीमारी लगती हैं, और वो लोग कम भी आ रहे हैं हॉस्पिटल जी। में, कोविड का डर भी है। जी। तो एक तरीका तो हमने कहा था कि थोड़ा इनको लंबी दवाइयाँ दी जाए हॉस्पिटलों में, जी। जैसे पहले 15 दिन की तो 1 महीने की दवाई इनको दी जाए जी, लोगों को, ताकि इनका दवाई की जो है वो इंटरप्शन ना हो, दवाई का साइकिल ना टूटे। जी। दूसरा था कि जो लोग प्राइवेटों से ले रहे हैं तो अगर वो हॉस्पिटल ना आना चाहे तो एक जो है वो टेलीफोनिकली भी अपना थोड़ा सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह या वर्चुअल तरीके से इन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट किया जाए, ताकि इनकी बीमारी को असेस किया जा सके और दवाइयाँ ना छोड़े कम से कम। जी। इन लोगों से ये आग्रह हमारा कि ये डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, ये दवाइयों का ना सेवन बंद ना करें, और अगर ना हो तो टेलीफोन से भी सलाह बीच में ले सकते हैं, तो उसको जिस डॉक्टर ने देखा उसको पता होता है कि इसकी दवाइयाँ कैसे करनी है। जी, जी। और अपना कम से कम बीपी पे, शुगर पे कंट्रोल रखें। जी। बीपी शुगर कंट्रोल होगा तभी कोरोना का असर भी कम होगा। अगर शुगर हमारी कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, तो वो मृत्यु दर को बढ़ाता है। देखिए, घूम फिर के वापस दोबारा हम लोग कोरोना पे ही आ गए। तो जनाब आप ये बताएं कितने टेस्ट किए और उसमें से पॉजिटिव कितने निकल रहे हैं, परसेंटेज क्या है? टेस्ट जो है हमारी आजकल जो एवरेज चला हुआ है पिछले 2 हफ्तों को, हम 1100 से 1200 टेस्ट डेली कर रहे हैं। अच्छा। रैट और जो आपका आर्टिफिशियल 1200 डेली हम कर रहे हैं। कितनी लगभग जगह कर रहे हैं? 42,000 तक हमने सेकंड वेव में लगभग 42 से 44,000 टेस्ट लगभग कर दिए है। टोटल हम एवरेज देखें तो 10 से 12 बनती है टोटल जो एवरेज बनती है पॉजिटिविटी की। हालांकि आजकल थोड़ा सा बढ़ा है, वो अलग बात है, आजकल केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, जी, जी। आजकल पॉजिटिविटी रेट जी, ज़्यादा जी, जी। आ रही है, लेकिन वो एवरेज तो 10 से 12 है। लेकिन आजकल और दूसरा जो डेली जो कर रहे हैं रेट उसमें अलग है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा है, 20 के करीब आ रही थी, जी। क्योंकि आजकल केसेस बढ़ रहे हैं और जी। लोग बाहर से भी आ रहे हैं, इन्फ्लक्स हुआ है बाद में, दिल्ली जी। से लोग आए जी। और स्टेट से लोग आए, तो इसलिए पॉजिटिविटी आजकल थोड़ा बढ़ा है। मतलब हर 100 में से 10 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। आजकल थोड़ा ज्यादा जी। है, एवरेज जो देखे पिछले 3 महीनों की तो वो उतनी है। जी, जी, जी। आजकल थोड़ा ज्यादा है, जी। 20 के करीब भी आ रहे हैं, लेकिन पूरा टोटल हम देखें तो वो उतना ही रहता था। जी, वैक्सीनेशन की बात होती है, जब कोरोना की बात होती है तो वैक्सीनेशन जो है आप 18 से जो बड़ी उम्र के लोगों के भी करने वाले हैं, कब से शुरू होगी? जी, जैसे सरकार के निर्देशित रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो गई थी, जी, जी। पहली मई से वो रजिस्टर हो रहे हैं लोग। जी, जी। और जो कब तक हमारा- शुरू कर देंगे? हाँ, नहीं, सरकार के जो आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी, जी से, जी, जी। उन्होंने ये कहा है कि 15 तक शायद जो है वो स्टेट वैक्सीन प्रोक्योर कर ली, और जैसे ही वहाँ पे वैक्सीन आएगी हम इमीडिएटली यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो 15 की उम्मीद है। ऐसा ही है जो हमारी सरकार जो बताया गया, तो जी। ऐसे ही पता लगा। जी, उम्मीद है और उम्मीद तोड़नी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और कोरोना काल में उम्मीद पे ही फिलहाल दुनिया भी कायम है और उम्मीद पे आपको भी कायम रहना होगा। और वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और इसको जल्दी से जल्दी आप लोग जब अभी तक रजिस्टर नहीं हुए तो रजिस्टर करवाइए अपने आप को और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए और घर में रहिए। और जो कोरोना का जो कर्फ्यू लगाया गया है इसका पूरा पालन कीजिए। और हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर आर के अग्निहोत्री से। सर शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। इसमें हम हैं आशीष शर्मा जी के पास। आशीष शर्मा वही शख्स जिन्होंने DCSC जो NIT बन रहा है उसमें इन्होंने 50 बेड्स के लिए डोनेशन की है। हमने अभी भी CMO साहब से बातचीत की और CMO साहब ने जो हमें जानकारी दी उसी बिना पे हम इनके पास पहुंचे हैं और इन्होंने जो काम किया हम जानेंगे कैसे मोटिवेशन मिली। सबसे पहले तो
इसके अलावा हम जानेंगे कि जो आशीष शर्मा जी हैं वो इस चीज़ के पीछे उनको और क्या क्या जो उनकी सोच थी वो क्या क्या सोच रही, इन सब बातों करेंगे आपके इस वीडियो में। फिलहाल आशीष शर्मा जी स्वागत है आपका। थैंक यू जी आशीष जी, आपने जो DCSC है इसके लिए कुछ डोनेशंस की हैं, अभी हमने CMO साहब से बातचीत की, तो आप खुद ही बता दीजिए क्या क्या किया। एक्चुअली ऐसा है जी कि कुछ मेडिकल स्टाफ के अधिकारियों ने, मित्रों ने मुझे बोला था कि हम NIT में कोविड सेंटर बना रहे हैं, तो उनमें उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई थी मुझे, करीब 50 एक बेड्स का, जिसमें ऑक्सीमीटर्स वगैरह, मैट्रिसेस वगैरह फुली फ्लेश्ड, जो कि 50 कोरोना पेशेंट्स को कैटर कर सकें, जो भी उन्होंने बताया था मुझे, तो वो मैंने भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनको दिया है। जी, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली इस काम की? एक मानवता के नाते हम सबका फर्ज है जी कि हमें अब इस महामारी में, जब पूरा देश और प्रदेश इस महामारी से जूझ रहा है, तो हमें सब कोई जिसका जो सामर्थ्य हो, थोड़ा बहुत जो कर सके वो हर किसी को करना चाहिए। और केवल इंसानों के लिए नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि सरकार ने लॉकडाउन लगाया है और सब लोग घरों में होंगे, मैं तो ये बोलूँगा कि घरों में भी जो हमारे आसपास जो पशु हैं, बेसहारा पशु हैं, उनका भी ध्यान रखें हम। और जो पेशेंट कोरोना से अभी इस टाइम पॉजिटिव हो रखे हैं, उनको भी मैं ज़रूर बोलूँगा कि वो अपना मतलब साहस से इस लड़ाई के साथ लड़ें और मेंटली प्रिपेयर रहें, पैनिक ना हो, क्योंकि आपको पता है कि इस कोरोना से रिकवरी बहुत ज़्यादा है, रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है। और रिकवरी रेट की बात कर रहे थे हम CMO साहब से, तो ऑन एन एवरेज 10 पेशेंट की जो 100 में से वो 10 पेशेंट ही कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और लगभग 95% जो रिकवर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। पैनिक होके इंसान अपना आपा खो देता है, वो सोचता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। लेकिन मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जो इंसान अगर दिमाग से मेंटली स्ट्रांग है तो वो जीत के इस जंग से निकलेगा। और बेसिकली क्या है कि हम लोगों का फर्ज है कि लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी, सरकार केवल हमारी मदद कर सकती है और सरकार अपने पूरे जोरों शोरों के साथ प्रशासन अपना काम कर रहा है। हम लोगों का सबका मानवता के नाते ये दायित्व है कि कुछ ना कुछ जो हमारे से हो सके वो हमें करना चाहिए। इस लड़ाई में जो सहयोग सरकार का हो सके वो हमें देना चाहिए। उसी कड़ी में आपने सहयोग दिया। उसी कड़ी में जो मुझे इन्होंने बोला, जो रिक्वायरमेंट इन्होंने 50 बेड्स की बताई कि जो कि पूरी फर्निश्ड जो इनको कैटर कर सके 50 पेशेंट्स को, वो मैंने इनको प्रभु के आशीर्वाद से मैंने इनको दी है। जी जी जी, बिल्कुल। उसमें कुछ पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं और बाकी क्या क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, मैट्रिसेस हैं, फुली इनका जो भी इन्होंने बताया मेरे को 50 बेड्स का कंप्लीट सामान है उसमें। ऑक्सीमीटर्स करीब 20-30 ऑक्सीमीटर्स हैं जो इनको दिए हैं। बाकी जो इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है वो मैंने इनको दिया है। बाकी आगे भी जो मेरा सामर्थ्य होगा करने का, अगर मेरे को कुछ बताएंगे, मुझे लगेगा तो मैं जरूर जी आगे भी सहयोग करता रहूँगा। बिल्कुल। तो देखिए, सहयोग इन्होंने भी किया है, सहयोग आप भी कीजिए, सरकार को जरूरत है इस समय। और इस समय जो जंग है इसमें अकेली सरकार को ना पड़ने दें, क्योंकि ये आपकी भी जंग है, हम सभी की जंग है। सबसे पहला हिस्सा तो ये है कि अपने आप को सिक्योर कीजिए, सैनिटाइज रखिए अपने आप को, और जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें, बहुत एसेंशियलिटी में ही बाहर निकलें। और मास्क जो है वो डबल लेयर आपने पहनना ही पहनना है। इसके अलावा आप जितना सहयोग कर सकते हैं सरकार का, अपने धन के माध्यम से और बाकी सेवा के माध्यम से, वो आपने करना ही करना है, जैसे आशीष शर्मा जी ने किया। आशीष शर्मा जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? मैं जनता को सिर्फ यही बोलूंगा जी कि घर पे रहें, जब तक जो प्रोटोकॉल सरकार ने बोला है उसको फॉलो करें जी। और इस महामारी से आप खुद जीत सकते हैं, सरकार केवल आपकी मदद कर सकती है। जो गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, मास्क को पहनें और दूरी बनाए रखें। इसी से हम ये जंग जीत पाएंगे।